तो बच्चों ये वाली जो हमारी क्लास है ये गवर्नमेंट बजट का लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था, जिसमें हमें बजट एक्सपेंडिचर और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ बजट या आप कह सकते हैं जो डेफिसिट वाला पार्ट था वो कंप्लीट करना था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो अभी तक हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके थे कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, ठीक है, और उसके पूरे कंपोनेंट को समझ लिया था। बजट रिसिप्ट्स की सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। अब बात कर रहे हैं हम एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो आने वाले यानी कि नेक्स्ट ईयर में टोटल कितने खर्चे करने वाली है उसको गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा बजट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक तो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट अगर खर्चे करेगी तो वो दो टाइप के करेगी। पहला होगा जो कि रेगुलर बेसिस पर होगा, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कभी कभी होंगे बट एक बड़े अमाउंट में होंगे, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या क्या खासियत होगी आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है नादर क्रिएट्स एसेट्स नो रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ऐसे खर्चे जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी एसेट इंक्रीज ना हो, कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज ना हो एंड वो रेगुलर हो, यानी कि रिकरिंग इन नेचर हो, रेगुलर बेसिस पर होते हो, ऐसे सारे के सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, आइदर क्रिएट्स एसेट्स, यानी कि या तो एसेट्स बढ़ रही होगी, और रिड्यूसेस लायबिलिटी, या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है वो रिड्यूस हो रही हो, कम हो रही हो। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी कि रेगुलर बेसिस पर नहीं होता, बीच बीच में इंटरवल्स पर होता है एंड बड़े अमाउंट में होता है। अगर हम इसको और थोड़ा डीपली समझना चाहें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है देखिए, यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट। पिछले साल अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लोन लिया हुआ था, कोई बोरिंग की हुई थी, तो इस साल उसको उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो वाला पार्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ये उनको रेगुलर बेसिस पर करनी पड़ती है। उसके बाद में सब्सिडी, गवर्नमेंट बहुत सारी ही चीज़ों में अलग अलग जगह पर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, रेगुलर बेसिस पर ये भी होती है छोटे छोटे अमाउंट्स में, ये आपका आ जाएगा इसकी सारी पेमेंट्स। डिफेंस सर्विसेज पर जितने खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। गवर्नमेंट जितने लोगों को सैलरी या पेंशन प्रोवाइड करती है वो सारे भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, क्योंकि ये भी रेगुलर बेसिस पर होता रहता है। एंड अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर करती है तो वो सारे के सारे खर्चे भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। अब बात यह है कि चलिए ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इनमें कहीं भी पेमेंट्स करते टाइम कोई भी एसेट इंक्रीज नहीं हो रही या कोई भी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब देखिए हमने बोला कि या तो एसेट्स इंक्रीज हो या फिर जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाए। तो देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, हो सकता है वो आपकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, आपके स्कूल की बिल्डिंग हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी बिल्डिंग को जो है कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, तो ऐसे में गवर्नमेंट की जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर गवर्नमेंट ने कोई पहले बहुत बड़ा लोन अमाउंट ले रखा था जो कि पेंडिंग था उनको पे करने के लिए, और गवर्नमेंट उस लोन को चुका देती है, पे कर देती है, तो उनकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने कोई शेयर्स परचेज करे तो उससे जो एसेट होती है गवर्नमेंट की वो बढ़ जाती है, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लैंड या कोई न्यू मशीनरी जो है वो परचेज की है तो इससे भी गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे आपके कैपिटल एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं। आई होप ये वाला पॉइंट बिल्कुल एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है। तो देखो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो देखो टाइप वाइज खैर होता नहीं है, इसमें रियलिटी बस ये है कि अगर गवर्नमेंट कभी भी अपना बजट प्रिपेयर करती है ना, तो बजट की 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। या तो जो बजट है वो बैलेंस आ जाएगा, या सरप्लस वाला आ जाएगा, या डेफिसिट आ जाएगा। देखो अभी होता क्या होता है सरप्लस, क्या होता है बैलेंस, इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। बहुत आसान से चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सरदर्द नहीं लेना है। देखो बैलेंस सरप्लस का मतलब ये है, देखो अब बजट में क्या क्या चीज़ें थी, 2 चीज़ें थी, एक आपका रिसिप्ट था, एक एक्सपेंडिचर था। तो अगर गवर्नमेंट की जितनी रिसिप्ट थी वो उसके एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाए तो मतलब वो बैलेंस बजट माना जाएगा। अगर यहीं पर ऐसा हो कि भाई देखो सरप्लस की बात करें, सरप्लस का मतलब कि प्रॉफिट है, मतलब हमारा फायदा हो रहा है,
तो फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा तब होगा जब रिसिप्ट ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो अगर रिसिप्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो सरप्लस हो जाएगा, और अगर जो रिसिप्ट्स हैं हमारी वो कम हो जाए एंड एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तो डेफिसिट आ जाएगा, मतलब कि हमको घाटा हो जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। आमतौर पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट जब भी बजट प्रिपेयर करती है, जब भी बजट बनाती है, हर साल डेफिसिट बजट ही सामने आता है, घाटा ही होता है। क्योंकि देखो बहुत सारे रीज़न है, उसके सारे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं सिंपल अगर बता दूँ तो वो ये है कि गवर्नमेंट जब अपने बजट को बनाती है तो उस टाइम पर वो यही हर बार पाती है कि यार जो हमारी इनकम है, मिलने वाली इनकम है वो कम है एंड एक्सपेंडिचर हर साल थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट को हर बार डेफिसिट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें भी इसीलिए सिर्फ डेफिसिट को पढ़ना है, सरप्लस या बैलेंस बजट को नहीं पढ़ना। अगर हम बात करें डेफिसिट की तो देखो इसको नाम अलग अलग थोड़े दे रखे हैं, ये ध्यान रखना। एक है गवर्नमेंट डेफिसिट, एक है बजटरी डेफिसिट। दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पहली बात तो ये। अब बात ये है कि गवर्नमेंट डेफिसिट है तो उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो अगेन इसमें भी 3 टाइप है। पहला है आपका रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है आपका फिजिकल डेफिसिट, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। अगर ये तीनों डेफिसिट को आप अच्छे से समझ लो और कैलकुलेट करना सीख जाओ तो इस चैप्टर में एग्जाम में, अगर देखो सीधी सी बात है 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें आएंगे। तो इसको ध्यान से अगर कर लोगे तो नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई ये रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस करना पड़ेगा। डेफिसिट है मतलब जाहिर सी बात है घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए होंगे, रिसिप्ट्स यानी इनकम कम हुई होगी। तो आप क्या करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर देंगे तो रिवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ रिवेन्यू है तो बाकी में भी रिवेन्यू होगा, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब बात ये आती है भाई ये घाटा हुआ है, यानी ये रेगुलर बेसिस पर जो हमें इनकम मिलती थी और जो खर्चे होते थे उनमें हमें घाटा हुआ है। क्योंकि रिवेन्यू का मतलब क्या है, यहाँ रिवेन्यू जब हम रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था जो रेगुलर बेसिस पर डे टू डे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम रिवेन्यू का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी साथ में हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो इम्प्लीकेशंस में यहाँ पर लिखा है इट लीड्स टू रीपेमेंट बर्डन इन फ्यूचर विद इन्वेस्टमेंट। देखो यार इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के या जो हमें रीपेमेंट्स करनी होती हैं उनको लेकर के बहुत सारे घाटे हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसके अलावा इट शोज द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी दिखाता है, ये भी शो करता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उस पर कुछ बेवजह के जो कह सकते हैं फिजूल खर्ची है उसको थोड़ा बढ़ावा दे चुकी है शायद, जो कि हमें कम करना चाहिए। एंड एक चीज़ और यहाँ पर लिखी है इट इंक्रीजेज द बर्डन ऑफ टैक्सेस। अब देखो जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट की इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बजट को किसी भी तरह से बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट आया तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ा सकती है, क्योंकि उनको पर ये बर्डन आ चुका है इनकम को अपनी इंक्रीज़ करने का। और गवर्नमेंट इंक्रीज़ करने का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा आ रहा है तो उस टाइम पे टैक्सेस को इंक्रीज़ कर सकती है। ये सिंपल सा इसका मतलब था। तो आई होप कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालना है और उससे क्या क्या इम्प्लीकेशन है ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने फिजिकल डेफिसिट को कुछ ज़्यादा। तो अब बात करते हैं हम फिजिकल डेफिसिट की। देखो ये फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है, ठीक है, इसको फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट किस तरह से निकालते हैं, अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की तो बिल्कुल सिंपल है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि टोटल रिसिप्ट्स में यार जो आपकी बोरोइंग्स हैं उनको आपको एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि देखो बोरोइंग हमारी रियलिटी में कोई इनकम तो होती नहीं है, ये तो यार एक तरह का कर्जा है, ठीक है। बोरोइंग का मतलब है कि आपने उधार ले रखा है, तो रियलिटी में आपने वो इनकम कोई कमाई नहीं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो एक टाइप से उनका बर्डन होता है। तो अगर आपको फिजिकल डेफिसिट निकालना हो, ठीक है, बजट में, तो क्या करना होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करना होगा। पर ध्यान ये रखना है कि टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग एक्सक्लूड करनी है। अगर आपको लगता है कि टोटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग को ऐड किया हुआ है तो उसको पहले माइनस कर देना, तो उसके बाद जो टोटल रिसिप्ट बचेगी उसको टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस किया जाएगा। अब जो आपके सामने आएगा वो होगा फिजिकल डेफिसिट। अगर बोरोइंग इसमें रह गई तो फिर इसका आंसर गलत आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मान लो गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट का सामना करना पड़ा तो
क्या हो सकता है। तो देखो यार, इम्प्लीकेशंस की बात करें, सिंपल इम्प्लीकेशंस में लिखा है इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब गवर्नमेंट को एक बड़े अमाउंट में जो है डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी बड़े पैमाने पर, तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट पर प्रेशर बन जाएगा कि उसको इन्फ्लेशनरी गैप का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, उसको चीज़ों के जो प्राइस हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब महंगाई आ जाएगी, सिंपल सी अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है, अ कंट्री हैज़ टू फेस डेब्ट ट्रैप। अब जाहिर सी बात है कि यार अगर लगातार प्राइसेस इंक्रीज करते जाएंगे या हम लोन लेते चले जाएंगे तो ऐसे में डेब्ट ट्रैप क्रिएट हो जाता है, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाता है पेमेंट करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए चीज़ों का, तो उसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं, यानी कि पैसा कई बार चुकाना पड़ता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा है इट रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट अपने सारे पैसे, जितनी इनकम है उसमें से ज़्यादातर जो अमाउंट है वो लोन पेमेंट करने पे चुका देगी, तो फिर गवर्नमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा आएगा वो उनका रीपेमेंट में ही चला जाएगा। पिछले साल के जो लोन वगैरह होंगे, बोरिंग्स ली होगी, उस समय सारा पैसा खर्च हो जाता होगा, तो ग्रोथ के लिए जो पैसा बचता है, जो हमें इन्वेस्ट करना होगा गवर्नमेंट को, वो कम बचेगा। ठीक है, तो ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। ये कुछ इसकी इंप्लीकेशंस हो गई। फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जहाँ तक चांसेस हैं, मोस्टली चांसेस ये है कि यार कैलकुलेट करने को थोड़ा बहुत तो आएगा। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है। इसके बाद कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ये लास्ट हमारा बचा है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पहले देख लो, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिजिकल डेफिसिट आपने यहाँ निकालना सीख लिया। अब अगर इस फिजिकल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें, अब ये इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी वाली है, तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने पिछले साल जितना भी लोन लिया होगा उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, कोई ना कोई ब्याज लगा होगा, तो ये वही है, ये वो पेमेंट है या ये वो इंटरेस्ट है जो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का रह गया था। तो इस साल जितना भी घाटा आया, फिजिकल डेफिसिट मतलब इस साल जो घाटा आया, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब देखो यार इनकम हमें मिली होगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा खर्चे होगा जो पिछले साल का भी देना होगा, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट होगी जो पिछले साल की चुकानी होगी, उसको भी हटा दो। अब जो बचा वो प्योर आपका डेफिसिट बचेगा, इसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, इसी को हम बेसिक डेफिसिट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अगर मान लो इस तरह से आपको डेफिसिट मिलता है, प्राइमरी डेफिसिट आ गया इस साल, तब गवर्नमेंट इसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकती है या किस तरह से इसको फेस करेगी, इसको ठीक करेगी, तो उसको हमने लिखा है सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। अगर मान लो फिजिकल डेफिसिट आ गया, प्राइमरी डेफिसिट आ गया, गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है लगातार, अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इस घाटे को ठीक करना पड़ेगा, हमारे बजट को बैलेंस करना पड़ेगा, इकोनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, तो गवर्नमेंट के पास दो रास्ते बचते हैं। पहला तो ये कि वो बोरोइंग्स कर ले, मतलब कि उधार ले ले। ठीक है, दूसरा ये तरीका है जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट चाहे तो न्यू करेंसी को प्रिंट कर सकती है, न्यू करेंसी प्रिंट। कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट के पास दूसरा ये रास्ता है कि अगर वो लोन ले रही हो, लोन से भी काम नहीं चल पा रहा, तो नए नोट छाप लो। आरबीआई हमारे पास है, आप सबको आरबीआई के बारे में सारी की सारी चीज़ें मैं डिटेल में पहले समझा चुका हूँ। वीडियो नहीं देखी है तो भाई लोग जा करके पहले वो वाली वीडियो भी देख लेना। ठीक है, वहाँ पर मैंने A to Z पूरा समझा रखा है कि कैसे न्यू करेंसी प्रिंट होती है, क्या सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उसको लगता है कि यार फिजिकल डेफिसिट आ गया और डेफिसिट को ठीक करना है, तो या तो वो लोन ले लेगी या नए नोट छाप देगी। इस तरह से वो अपने डेफिसिट को बराबर करती है। और हर साल जब भी बजट प्रिपेयर किया जाता है तो उस बजट में आमतौर पर तो डेफिसिट आता है, पर उसको लोन वगैरह ले करके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वल दिखाया जाता है और हमारे बजट को बैलेंस किया जाता है। आमतौर पर बैलेंस बजट इंडिया में नहीं निकलता। तो इसी के साथ हमारा जो ये गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर था ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।